चलिए, तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, भारत के इतिहास में मौर्य वंश आपने पढ़ा, ठीक है, और मगध के उत्कर्ष को हम यहाँ पर शामिल किया और शामिल करने के साथ ही जो है हमने देखा कि मगध जो क्षेत्र है, ठीक है, इतिहास में, भारत के इतिहास में एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर अलग अलग राजवंशों ने आकर शासन किया और शासन करने के बाद जो है अभी वर्तमान में, ठीक है, हमने अशोक के बारे में पढ़ा है उसमें, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मगध में जो है हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद नागवंश आया, नंद वंश आया और उसके बाद मौर्य वंश आया था, ठीक है। नंद वंश के बाद जो है याद रखिएगा, थोड़ा सा एक घटना बीच में आपको याद रखना होगा। इसी समय जो है विदेशी आक्रमण हुआ था, भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो ईरानियों ने किया था और उसके बाद यूनानियों ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो मौर्य वंश में जो है हमने पढ़ा और उसी आधार पर जो है आपको याद भी रखना है कि मौर्य वंश का जो अस्तित्व है एक काफी बड़ा अस्तित्व है और भारत के इतिहास में या प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ा एक पहलू तैयार करता है जो कि भारत को एकीकरण के सूत्र में पिरोता है, ठीक है। यानी इसके प्रशासन क्षमता, इसका जो धर्म प्रचार तरीका है ये बिल्कुल अलग था बाकी जो आपके शासक हैं या शासक के आधार पर एक पूरा का पूरा जो एक सिनारियो तैयार होता है, ठीक है, उस सिनारियो में भारत के इतिहास में हम इसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ जो है भारत के इतिहास से जुड़कर आता है और इसी को आपको ध्यान देना है क्योंकि इसी के बाद आपके दिमाग पर भारत के इतिहास का एक नया छवि तैयार होता है, देखिएगा इसको और समझिएगा, ठीक है। तो हमने जो है इसके आधार पर एक मैपिंग मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने मौर्य काल को स्टार्ट किया, मौर्य काल का क्रम हमने पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि मौर्य काल जो है उसकी वंश की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है ना। उसके अलावा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, जिसमें एक घटना आपको जरूर याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था, सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, और ये संधि जरूर याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको दूसरा याद रखना है बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के समय एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, इसके समय क्या हुआ था, इसने अपने विदेशी संबंध को दर्शाया था, याद रखिएगा, जिसके साथ जो है इसका सीरिया और मिस्र के राजाओं के साथ विदेशी संबंध था, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिए क्योंकि कई बार जो है ना एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के किस शासक ने सीरिया के शासक से तीन महत्वपूर्ण वस्तु का डिमांड किया था या मांग किया था, ठीक है। तो ये जो मांग है याद रखिएगा, या फिर ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सूखी अंजीर किसने मंगाया था, है ना, या फिर मदिरा, या फिर दार्शनिक के संबंध में जानकारी किससे मिलती है। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। और एम टाइम पर ना वो याद नहीं आएगा, याद रखिएगा कि बिंदुसार ने करा था या बिंबिसार ने किया था, क्योंकि दोनों मगध के क्षेत्र से है, बस अलग ये है कि वो शासक अलग है, ये मौर्य वंश का है, वो हर्यक वंश का है, ठीक है। इस बात से याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने जो है इसका जो अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा था कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध को थोड़ा सा बेहतर तरीके से याद रखिएगा कि अपने शासन के 8वें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध किया था, ठीक है। और कलिंग युद्ध का मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला कारण था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सेफ्टी पर्पज से, दूसरा मैंने बताया था आपको ट्रेड यानी व्यापार के कारण, और तीसरा याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो है ना हाथी बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इस क्षेत्र के हाथी। अब देखिए हाथी के लिए आपको युद्ध कैसे लड़ेगा मैं आपको बताता हूं, देखिएगा आपको अपनी सेना में अगर बेहतर हाथी आपने रखा जो कि बहुत अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, ट्रेंड हो सकते हैं, यानी कि अगर आप उसे सेना में लेकर शामिल करते हैं इसका मतलब है कि आपके पास एक सेना जो क्षेत्र है हाथियों के कारण आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप लंबे समय तक हारेंगे नहीं अगर आपके सेना में हाथी है तो, ठीक है। तो कलिंग के जो क्षेत्र के हाथी थे वो बहुत फेमस थे, याद रखिएगा। यानी जैसे आप डॉग ब्रीड में देखते हैं, डॉग ब्रीड में जो है कुछ ब्रीड आपको बहुत बेहतर माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कलिंग के हाथों के बारे में यह माना जाता है कि ये अच्छे ट्रेंड हो सकते हैं, यानी सेना में अच्छा काम कर सकते हैं, और ये कारण भी था, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण याद रखिएगा कि अगर आपको दक्षिण क्षेत्र में जाना है तो आपको दक्षिणापथ से होकर जाना पड़ेगा, और ये कलिंग से होकर जाता था, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए ये मगध का क्षेत्र है और आपको दक्षिण में जाना है, ठीक है। तो दक्षिण क्षेत्र में जाने के लिए आपको इसी रूट को लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रूट है आप लेंगे यहां से, अगर मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां से चला जाऊं तो कर्नाटक का क्षेत्र वैसे ही बहुत खतरनाक है, याद रखिए कर्नाटक के क्षेत्र में जो है ना ये काफी लंबा एक रूट तय करेगा, ठीक है। तो दक्षिण क्षेत्र में मार्ग बनाने के लिए आपको या दक्षिण क्षेत्र में जाने के लिए आपको कलिंग को जीतना जरूरी था, ठीक है। तो ये तीन चार मुख्य कारण थे, याद रखिएगा, जिसके कारण अशोक ने जो है कलिंग पर चढ़ाई कर दी या आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो कई बार जो है ना इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने जो है इस क्षेत्र में आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था, ये चार मुख्य कारण शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपको एक बात और याद रखना है कि इसके हृदय परिवर्तन हो गया, है ना।
जब हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, तो अशोक के हृदय परिवर्तन के साथ ही याद रखिएगा उसने 260 बीसी में क्या किया, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया या फिर बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। ठीक है, और दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक किसके कारण आया था और दूसरा किससे शिक्षा ली है। ठीक है, तो किसके कारण आया हुआ था ये, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आकर जो है इसने बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से प्रभाव में लाया या फिर उसे मानने लगा। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कि ये उपगुप्त के द्वारा, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा उपगुप्त जो है, ठीक है, उपगुप्त के द्वारा जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा इससे प्राप्त की है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा किसके प्रभाव में आया था और दूसरा किससे शिक्षा ली है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब यहां से बात करेंगे हम लोग दो चीजों पर। देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम कंप्लीट करेंगे मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित 3 घटनाओं को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला जो घटना है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा आज के टॉपिक पे हम 3 चीजों को कवर करेंगे। पहला है अशोक का धर्म प्रचार। ठीक है, आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख और मौर्य वंश का प्रशासन। ये 3 बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं और इसी 3 बिंदु में जो है आप चीजों को कवर करेंगे और यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जितनी भी कहानी आपने इससे पहले सुना वो कहानी आपके दिमाग में सेटल होना चाहिए। इसके अलावा जो है ये 3 चीजें जो है आपको आज ध्यान देना है। सबसे पहला कि अशोक का धर्म प्रचार या धर्म प्रचार तरीका क्या था। ठीक है, उसने कितने लोगों को चयन किया था या किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट किया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अशोक ने क्या किया था, अब जब बौद्ध धर्म उसने ज्वाइन कर लिया है तो इसने पूरी तरीके से अपने प्रशासन को, अपने पूरे सिस्टम को क्या किया, बौद्ध धर्म से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, तो जैसे इसने क्या कर दिया था, इसने बहुत कुछ ना अपने प्रशासन में मना कर दिया। मना करने का मतलब अब मदिरा का पान कोई नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा किसी भी जंतु का या किसी भी प्राणी का वध कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है इसने अपने आप में कुछ बदलाव कर दिए, प्रशासन में बदलाव कर दिए। ठीक है, धर्म प्रचार के लिए क्या किया, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका क्षेत्र भेज दिया। ठीक है, अपने क्षेत्र से स्वयं जो है याद रखिएगा लुम्बिनी और बोध गया तक का यात्रा किया था अपने इस कारण से। तो कई बार एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा कि अशोक जो है अपने राजगद्दी प्राप्त करने के किस वर्ष में या किस शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है जिसमें उसने लुम्बिनी या फिर बोध गया का यात्रा किया था। तो ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा हार्ड होता है या फिर बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप यहां पर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम अशोक का धर्म प्रचार पढ़ेंगे। देखिएगा अशोक का धर्म प्रचार, देखिए इसको पढ़ने का 2 तरीका है, या तो शॉर्टकट तरीके से पढ़िए या तो डिटेल से पढ़िए। ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ेंगे 10 लाइन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप समझेंगे कि कब कब कहां कहां गया था तो आपके दिमाग में कपिल वस्तु का नाम, बोध गया का नाम, लुम्बिनी का नाम, ठीक है, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं वो नाम आपके दिमाग में प्रॉपर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि धर्म प्रचार में, देखिए अभी तक क्या होता था कि आप अधिकांश क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था। ठीक है, ये आंसर करना बहुत आसान है कि श्रीलंका भेजा था। ठीक है, लेकिन इसके और भी जो चयनित व्यक्ति थे जिनको अलग अलग जगह पे, देखिए धर्म प्रचार का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बात को समझिएगा। पहला कि बौद्ध धर्म जो है ना, ये बोलता ये है कि अगर आपको बौद्ध धर्म ज्वाइन करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। यानी बौद्ध धर्म को मानना नहीं मानना क्या है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहां तक अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं ये काम जरूर करूंगा। ठीक है, अशोक ने ये बीड़ा उठाया था कि अशोक चाहता था कि भारत के हर एक कोने में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हो जाए। ठीक है, और ऐसे में जो है सोचिए अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका तक भेज देता है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है और स्वयं यात्रा करता है और धर्म का प्रचार करता है। इस प्रकार से सोचिए एक व्यक्ति जो शासक था यानी राजा था और वो जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर अब उसने पहले तो अपना पूरा का पूरा हथियार त्याग दिया यानी युद्ध नहीं करने का प्रण लिया और उसके अलावा जो है इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, साथ ही साथ जो है अपने शिलालेख के माध्यम से भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया इसने। ठीक है, तो जितने भी माध्यम इसको मिल सके सभी में इसने एक ही काम किया है, धर्म का प्रचार करना। देखिए धर्म शब्द जो है ना इसको थोड़ा समझिएगा।
धम शब्द का अर्थ होता है धारण करने योग्य। ठीक है, तो धारण करने योग्य क्या, तो याद रखिएगा जो नियम थे या बौद्ध धर्म के जो पॉलिसी थी, जो नीतियां थी, वो मनुष्य के जीवन के लिए या मानव के जीवन के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए कैसा है। ठीक है, इस बात को तय करने के लिए जो है अशोक ने देखा कि ये धम जो प्रवृत्ति है, इसलिए इसको धम अशोक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले चंड अशोक कहा जाता था, अब धम अशोक कहा जाता है। तो इसी आधार पर जो है इसने क्या किया, धारण करने योग्य अपने आप को तय किया कि ये जो धम है ये धारण करने योग्य है। बेसिकली धर्म या धम जो शब्द दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उससे संबंधित याद रखिए कि जो धम है ये धारण करने योग्य है, और इसी का प्रचार जो है ये सबसे प्रमुख था। यानी अगर हम इसकी प्रचार करते हैं या इसका जो प्रचार करते हैं उस प्रचार का आधार क्या होना चाहिए, तो धर्म ही इसका मुख्य कार्य होगा। देखिए मैंने समझाया है कि आपने सुना है कि बुद्ध के शरण में जाने वाला, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो तीन जो शब्द दिए गए याद रखिएगा, यानी बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ, याद रखिएगा। ये तीन नीतियों के अनुसार जो है ये तीन रत्न के तरीके से दिखाए गए हैं। क्यों, क्योंकि जो बुद्ध को मानता है वो बुद्धम शरणम गच्छामि है, जो धर्म को मानता है वो धर्म के समान जुड़ेगा, और जो संघ को मानता है या परिवार या समुदाय को मानता है वो संघ की तरफ जाएगा। ये तीन प्रकार से चीजों को, नीतियों के साथ जोड़ा गया, और अशोक ने क्या चुना, धर्म को चुना है, याद रखिएगा। इसने बुद्ध को या संघ को नहीं चुना, इसने धर्म को चुना और धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए इसके प्रचार के कुछ लय तरीकों को देखिएगा। इसने कहां कहां पर प्रचार का तरीका देखा था, तो इसने 9वें और 10वें में, याद रखिएगा, अपनी यात्रा के 9वें और 10वें क्रम पर जो है, ठीक है, इसने क्या क्या किया था, इसकी घटनाओं को मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। तो पहले तो घटना याद रखिएगा, इसका क्रम है। ठीक है, तो घटनाओं के अनुसार याद रखिएगा कि इसने जो है कुछ लोगों को धर्म के प्रचार के लिए चुना। ठीक है, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा सबसे पहले जो सबसे पहली बार जो है, ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम क्या है, जल्दी बताइए, इसके पुत्र का नाम क्या है। अशोक के पुत्र का नाम क्या है, सोचिए, क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे। महेंद्र और संघमित्रा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा, थोड़ी मेहनत कीजिए, आप पढ़ रहे हैं उसके बावजूद जो है घर पे मेहनत नहीं कर रहे। तो पुत्र और पुत्री, याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका भेजा, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद नहीं रहेगी तो फिर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, धर्म को अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके समय में याद रखिएगा 251 बीसी में, ठीक है, 251 में अपने पुत्र पुत्री को, ठीक है, तो श्रीलंका भेजा, याद रखिएगा, धर्म के प्रचार के लिए। यहां पर मैं पहले से ही ये पॉइंट याद रखिएगा, अशोक का धर्म प्रचार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको याद रखना है कि इसने जो है पहला काम क्या किया, श्रीलंका भेजा, और उसमें क्या हुआ है, तो पहला पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा, धर्म के प्रचार का पहला घटना। ठीक है, दूसरी घटना याद रखिएगा, 251 बीसी में जो है इसने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, कहां पर, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, 251 में। पहला कब हुआ है, 483। दूसरा कब हुआ है, 383। तीसरा कब हुआ है, 251। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्रमबद्ध रूप से है। चलिए इसके बाद देखिएगा जब उसने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था, उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस समय श्रीलंका जो शासक था, याद रखिएगा, तीस नाम था, 30 शासक का नाम, श्रीलंका के शासक का नाम 30 था। ठीक है, और याद रखिएगा
इसने भी जो है ना प्रियदर्शी जैसे शब्द का धारण किया था। अशोक के समान जो है ना, ये भी बौद्ध धर्म को मानता है। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, विश्व में आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले जो देश है, जैसे आपको मिलेगा श्रीलंका मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, ठीक है, चाइना मिलेगा, चाइना के ऊपर जापान मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सभी देश क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। श्रीलंका भी बौद्ध धर्म को मानता है, याद रखिएगा। तो यहाँ के जो शासक थे 30, इसने भी अशोक के समान क्या, प्रियदर्शी उपाधि का धारण किया था, ठीक है, प्रियदर्शी। तो अशोक के अलावा एक और शासक याद रखिएगा जिसने अपने आप को प्रियदर्शी उपाधि धारण किया था, वो श्रीलंका का शासक था जिसका नाम था तीस, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी के अलावा जो है, इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको किसको भेजा था, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। धर्म प्रचारक, ठीक है, स्थान, यानी ऐसे लोग जो धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो उसमें याद रखिएगा, पहला नाम याद रखिएगा, महादेव, महादेव, ठीक है। तो ये महादेव जो है, याद रखिएगा, इसको भेजा गया था कहां पर, महिष मंडल। महिष मंडल कहां है, मैसूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, मैसूर कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है। मैसूर नाम है महिष मंडल, महिष मंडल, ठीक है, मैसूर को कहा जाता था महिष मंडल। इसके अलावा जो है महाधर्म रक्षित, एक चुनाव किया गया था, याद रखिएगा, धर्म की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया था, महाधर्म रक्षित, ठीक है। और इसको भेजा गया था कहां पर, महाराष्ट्र, ठीक है, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, ठीक है। महाझांतिक, ये सभी नाम है, याद रखिएगा, महाझांतिक, सॉरी, मझांतिक, ठीक है। और ये गया था कहां, कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर के क्षेत्र में याद रखिएगा, कश्मीर और गंधार क्षेत्र में भेजा गया था, ठीक है, मझांतिक को मझांतिक को, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्र, श्रीलंका, ठीक है, पुत्र पुत्री। और उसके बाद देखिएगा रक्षित, रक्षित क्षेत्र याद रखिएगा, ये था आपका कर्नाटक, ठीक है। इसको कनवासी कहा जाता था, कनवासी, कर्नाटक का नाम क्या था पहले, कनवासी, ठीक है। उसी प्रकार जो है सोना और उत्तरा, सोना और उत्तरा, ठीक है, याद रखिएगा, सोना और उत्तरा ये पहुंचे थे कहां पर, स्वर्ण भूमि, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, याद रखिएगा, जिसमें हिमालय के लिए जो है मध्यम को हिमालय भी भेजा गया था, यानी जो मध्यम था, मध्यम, ये हिमालय प्रदेश, ठीक है। तो ये सॉरी, ये सभी वो क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जहां पर धर्म प्रचार का कार्य किया गया था, ठीक है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा, धर्म के प्रचार के साथ जो है, इसने कुछ स्वनियंत्रण के कार्य किए थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, धर्म के प्रचार प्रचार के साथ, ये तो इसका धर्म प्रचार था, लेकिन अशोक के सिद्धांत भी याद रखिएगा, इसमें कुछ सिद्धांत लाए गए थे, अशोक के सिद्धांत, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या था, प्रजा के लिए स्वनियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया था, याद रखिएगा। स्वनियंत्रण का मतलब होता है कि क्या क्या बदलाव लाया जा सके अपने जीवन में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, स्वनियंत्रण जो है, ठीक है, धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। और याद रखिएगा, इसने अपने 7वें स्तंभ लेख में, ठीक है, 7वें स्तंभ लेख में इसकी व्याख्या की है,
ठीक है। यानी जो मूल नीति है, अशोक की जो मूल नीति है याद रखिएगा, या सिद्धांत है, उसको 7वें लेख में जो है इसने व्याख्या की है। तो ये क्या क्या है, तो जैसे कि देखिएगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, पहला, धम्म में साधुता। धम्म में साधुता का मतलब है कि धर्म जो है, इसके अंतर्गत जो है, जब भी आप धर्म को ज्वाइन करते हैं या उसका प्रचार प्रसार करते हैं या उसके प्रभाव में आते हैं या उसे मानते हैं, ठीक है, तो आपका जीवन जो है एक साधुता जीवन को प्राप्त करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है कल्याणकारी कार्य, ठीक है, मतलब अगर आप धर्म को मानते हैं या उसे उसके प्रभाव में आते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी कि बहुत से कल्याणकारी कार्य करने होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें शामिल किया गया। पाप रहित होना, पाप रहित होना, ठीक है। हालांकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, याद रखिएगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इससे इस प्रकार के, जैसे मृदुता, अपनी बोली में मृदुता लाना, ठीक है, दानशीलता करना, ठीक है, दान करना, ठीक है। उसी प्रकार जो है जीव हिंसा ना करना, किसी भी प्रकार के जीवित प्राणी को ना मारना, ठीक है। प्राणी में जंतु हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, है ना। उसी प्रकार निंद्रा ना करना, ठीक है, निंद्रा पर नियंत्रण रखना, ठीक है, मतलब सोने पर नियंत्रण होना चाहिए। ये भी इसका एक मूल नीति है, याद रखिएगा, सोने पर नियंत्रण करना, ठीक है। और माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, ठीक है, दया, दान और सुचिता, ठीक है। उसके अलावा गुरुजनों के प्रति आदर, दास और भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार, ये सभी प्रकार के जो मूल नीति है उन सबको शामिल किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मूल नीति रखे गए थे, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा यहां से, ठीक है, तो इसके अलावा जो है एक और लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि दया, दान भाव होना, ठीक है। ऐसे करके 12 से 15, ठीक है, लगभग इसने मूल नीति बताई थी, याद रखिएगा। 12 से 15 मूल नीति है और सभी को आप पढ़कर आराम से समझ सकते हैं कि मूल नीति में कैसे शामिल होगा। जैसे प्राणियों का वध ना करना, जीव की हत्या ना करना, ठीक है, बड़ों का आदर करना, भृत्य के साथ उचित व्यवहार करना, तो ऐसे बहुत सारे जो है इसमें सारी चीजें शामिल की गई। इसके मूल नीतियों में था कि अगर आप जीवन जीते हैं और अगर आपका शिकायत किसी ने कर दिया अशोक के पास, तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये तरीका था कि धर्म को, अगर धर्म के प्रभाव में आते हैं तो ये चीजें आपको माननी पड़ेगी, ये जीवन का सार होना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोते हैं तो बस उनका सोने का टाइम ही नहीं पता होता है ना, सुबह भी सोते हैं, शाम को भी सोते हैं, फिर रात को भी सोते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि निंद्रा एक पर्टिकुलर टाइम पर हो सकती है। और अगर आप समझिए एक मनुष्य है और मनुष्य के आधार पर जीवन जीते हैं, तो मनुष्य का अगर सभी काम या जो टाइम है अगर वो निंद्रा में चला जाए तो क्या होगा। क्योंकि जानवर ही एक चीज है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है शेर कितने घंटे सोता है, पूरे 24 घंटे में 18 घंटे शेर सोता है, ठीक है। तो शेर वाला जीवन तो नहीं जी सकते आप, है ना। आपको जीना पड़ेगा मनुष्य का जीवन, जिसके लिए 8 घंटे सफिशिएंट होना चाहिए, 8 घंटे काफी है। यानी 8 घंटे सोकर जो है आप बाकी काम अगर नहीं करेंगे तो मनुष्यता का जो जीवन है, यानी यहाँ आकर जो आपने अपना लक्ष्य तय किया है वो कैसे पूरा होगा। शेर का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य सुना है आपने कि मुझे नौकरी चाहिए या कुछ ऐसा। वो आज का भूख देखता है बस, कि उसको भूख लगी है, खाना चाहिए, फिर खाना मिल गया तो फिर सो जाएगा, ठीक है, फिर उठेगा, फिर खाना चाहिए और उसके बाद फिर सो जाएगा। इसका बस एक ही चीज है, अपने क्राइटेरिया को बचा के रखना, अपना क्षेत्र का विस्तार करना। यानी वो जो है 3 से 4 किलोमीटर का जो रेंज होता है, 10 किलोमीटर का जो रेंज होता है, उसमें दूसरे शेर को आने नहीं देता। उसका एक ही लक्ष्य होता है, यही, ठीक है। और वो भली भांति पालन कर लेता है उसका। लेकिन उसके लिए सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल हो सकता है, समझिए कि अगर शेर जो है वो बूढ़ा हो रहा है तो फिर वो उसके लिए जीवन का बहुत मुश्किल वाला टाइम आता है, ठीक है। तो यही चीज होता है कि मनुष्य और बाकी जानवरों में बहुत अंतर होता है। और ये बौद्ध धर्म में इस बात को दर्शाया गया है कि जब आप जीव हत्या नहीं करते हैं या किसी प्रकार के चीजों के साथ जब धर्म को मानते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है उसको प्रतिपालन करना पड़ेगा, इस प्रकार के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में देखिएगा अशोक से संबंधित कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसने क्या किया था, एक एक फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। धम्म महामात्र की नियुक्ति, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में किसी ने भी धर्म के लिए एक अलग व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की थी। अशोक ने जो है
धर्म का प्रतिपालन करने के लिए एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की थी जिसे धर्म महामात्य कहा जाता था। ठीक है, मतलब अशोक ने राज व्यवस्था में या राजभवन में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की थी या ऐसा पद का सृजन किया था जो धर्म से संबंधित होगा, यानी ये धर्म का लेखा जोखा देगा, धर्म कैसे प्रचलित होता है या धर्म कैसे क्रियान्वित होता है वो देखेगा। ठीक है, तो ये एक राजा है, याद रखिएगा, क्योंकि मौर्य वंश में दूसरा एक राजा नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा इसी के आधार पर जो है ना इसके शिलालेख की बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसमें इसने जो है सबसे पहला तो याद रखिएगा, जैसे ही इसने बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोक की यात्रा, ठीक है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोक की यात्रा याद रखिएगा, और इसने यात्रा किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कहां गया था ये याद रखिएगा, सबसे पहले गया था ये बोध गया। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यही सबसे पहले गया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कहां गया था, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अशोक ने जो है जैसे ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया सबसे पहले कहां गया था। ठीक है, तो बोध गया गया था। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहां से हुई है, बोध गया से हुई है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा वही सबसे पहले गया, और फिर दूसरी बार कहां गया। ठीक है, तीसरी बार कहां जा सकता है, दिमाग लगाइए। जहां जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा चौथे बार जो है वो जाता है कपिल वस्तु, और पांचवें टर्म में जाता है, याद रखिएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती की खास बात क्या है, जल्दी से बताइए, श्रावस्ती का खास बात क्या है। सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध का सबसे ज्यादा बार उपदेश दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये पांचवा क्षेत्र है, याद रखिएगा, और इसी क्रम को याद रखना है। सबसे पहले कहां गया है, ठीक है, बोध गया, दूसरे नंबर पर कुशीनगर, तीसरा लुम्बिनी, चौथा कपिल वस्तु, और पांचवा श्रावस्ती, याद रखिएगा। इसी क्रम को पूछा था कि अशोक की यात्रा के संबंध में स्थानों के क्रम को जमाइए। ठीक है, तो याद रखिएगा उसने धर्म को जैसे ही स्वीकार किया उसके बाद इन सभी जगह का यात्रा किया उसने। ठीक है, चलिए अब इसके अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ घटनाओं के बारे में बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो यात्रा है यानी प्रचलित यात्रा जो है इसके 8वें शिलालेख में लिखा गया है। मतलब ये जितने भी यात्रा इसने किया है वो कौन से शिलालेख में, 8वें शिलालेख में लिखा मिलता है, याद रखिएगा। इसकी यात्रा के संबंध में जानकारी कहां से मिलती है, 8वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा इसके संबंध में। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा गया, याद रखिएगा इससे जुड़ा हुआ, कि धर्म के प्रचार के लिए इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का प्रयास किया। कहां कहां पर यह प्रयास किया है, मतलब कौन कौन से देश में अपने धर्म प्रचारक को भेजा है। तो यह भी याद रखिएगा कि धर्म के प्रचार के लिए इसने जो है धर्म के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की जगह पर हम लिखेंगे विदेश में धर्म प्रचार, में धर्म प्रचार। ठीक है, सबसे पहला नाम याद रखिएगा सीरिया, दूसरा याद रखिएगा मिस्र, तीसरा याद रखिएगा ग्रीस, बाकी श्रीलंका तो अपना ही हिस्सा था, याद रखिएगा, है ना। तो ये 3 स्थानों पर भेजा गया था विदेशी क्षेत्र में जो है धर्म प्रचार के लिए, याद रखिएगा।
ठीक है। अब अभिलेखों के संबंध में एक जानकारी याद रखिएगा। चलिए अभिलेख की बात करते हैं, अभिलेखों के संबंध में। ठीक है, अशोक के अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेख के संबंध में एक बात तो याद रखिएगा पहले कि अभिलेख के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो इसके अभिलेख के प्रकार बहुत है, याद रखिएगा। जैसे कि आपके अभिलेखों के प्रकार की बात करें तो इसमें याद रखिएगा शिलालेख। ठीक है, पत्थरों पर प्रयोग करने वाला पहला राजा याद रखिएगा शिलालेख के तौर पर। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा अभिलेखों के प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसके आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इसने जो है ना स्तंभ लेख बनवाए थे। ठीक है, गुफाओं के अभिलेख बनवाए थे। तो इसके तरीके बहुत सारे, देखिए धर्म के प्रचार करने एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्लैक्स बैनर, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट एपिसोड, कुछ भी सीरियल में डाल दिया हमने, तो उसी प्रकार जो है ना अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार के आधार रख दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासन के तरीकों में शिलालेख का प्रयोग किया। शिलालेख आप समझिए जो आपको स्टोन जैसा दिखता है, इस तरीके की आकृति का। ठीक है, और इस पे जो है ना सारे इंफॉर्मेशन जो है लिखवाए गए थे पत्थरों पर कुरेद करके। ठीक है, या खोद करके लिखवाए गए थे। ये सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो शिलालेख है ये तो हो गया आपके पत्थरों वाले। फिर स्तंभ लेख, जो पोल होता है, याद रखिएगा पोल पर भी लिखा गया था, स्तंभ पोल। ठीक है, उसके बाद काष्ठ लेख, लकड़ी। ठीक है, वुड लेख कहते हैं, याद रखिएगा, वुड इंस्क्रिप्शन कहते हैं, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पैटर्न देखिए कितने सारे इसने प्रयास किया है। और गुफा में आधार यानी गुफा लेख भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो गुफा में भी बहुत सारे ऐसे लेख रखे गए हैं। इसके कारण आपको ये जानना पड़ेगा कि इस अभिलेखों को किसने पहली बार खोजा था, इन अभिलेखों को किसने पहली बार खोजा, इस अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा, और ये अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अशोक से संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए इन घटनाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। तो अभिलेखों में याद रखिएगा सबसे पहले तो अभिलेखों के क्रम पर 4 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो शिलालेख में जो है 3 प्रकार के शिलालेख थे, याद रखिएगा। और शिलालेख में भी याद रखिएगा 2 प्रकार के शिलालेख इसमें आएंगे। इसके बाद एक आएगा आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और एक था आपका गुहा लेख। ठीक है, गुफा, केव, याद रखिएगा। तो ये जो शिलालेख है, याद रखिएगा इसमें भी 2 प्रकार के थे। एक था आपका बृहद शिलालेख, और एक था आपका लघु शिलालेख। ठीक है, तो जो बड़े शिलालेख हुआ करते थे, याद रखिएगा उसे बृहद शिलालेख कहा गया, और जो छोटे शिलालेख होते थे, ठीक है, उसे हम लघु शिलालेख कहते हैं। तो याद रखिएगा ये छोटे शिलालेख और बड़े शिलालेख जो है अलग अलग प्रकार से, और इसके बाद स्तंभ लेख, ठीक है, और उसके बाद गुहालेख शामिल थे। ठीक है, अधिकांशतः भाषा, इसको समझना होगा आपको कि शिलालेख की मुख्यतः भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसकी जो भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत भाषा। ठीक है, लिपि का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, लिपि ब्राह्मी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि भाषा जो है आपकी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और लिपि जो है इसमें आपका ब्राह्मी मुख्य तौर पर था। लेकिन अगर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय जो है क्या डेवलप हो चुका था, खरोष्ठी और अरामाइक डेवलप हो गया था।
तो याद रखिएगा खरोष्ठी और अरामाइक का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, खरोष्ठी और अरामाइक, इसके साथ ही साथ जो है यूनानी, रोमन। ठीक है, याद रखिएगा ये विभिन्न प्रकार की लिपियों का प्रयोग है, याद रखिएगा, जिसने अपने अपने अभिलेख में जो है प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिएगा इसके संबंध में तीन बातें हम करेंगे। जो पहला है, अभिलेख का खोज सबसे पहले किसने किया था इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों की खोज जो है स्टीफेन थेलर ने। ठीक है, अभिलेख की खोज सबसे पहले किसने की थी, टिफेन थेलर, नाम याद रखिएगा टिफेन थेलर। और इसने जो है याद रखिएगा 1750 में सबसे पहली बार 1750 में इसे खोजा था। ठीक है, 1750 में इसने सबसे पहली बार खोजा था, याद रखिएगा। ठीक है, और जिस अभिलेख को खोजा था वो अभिलेख था दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, सबसे पहली बार इस अभिलेख को खोजा गया था जिसे नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि आपने जो है ये अभिलेख खोज तो दिया, लेकिन क्या पढ़ पाएंगे पहली बार में, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने वाला व्यक्ति अलग है, याद रखिएगा, यानी इस अभिलेख को पहली बार पढ़ सकने वाला व्यक्ति जो है ये अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो खोजने वाला व्यक्ति टिफिन थेलर और खोज पढ़ने वाला व्यक्ति याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, पहली बार अभिलेख को डिकोड कर पाना या फिर पढ़ने वाला व्यक्ति याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कहा जाता है, याद रखिएगा। इसने पहली बार जो है इस अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, याद रखिएगा, सर्वप्रथम पढ़ने वाला। ठीक है, कब पढ़ा था, तो सोचिए खोजा गया है 1750 में, पढ़ेगा ये 1837 में। ठीक है, 1837 में इसे पहली बार पढ़ा जा सका, याद रखिएगा। और जिसे ये पढ़ा था ये अभिलेख था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, समझिए। पहला, खोजने वाला व्यक्ति के नाम और अभिलेख का नाम याद रखिएगा। दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा गया था पहली बार में, ठीक है, 1750 में। और दूसरा याद रख लीजिएगा कि दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है पहली बार पढ़ा गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जेम्स सॉरी अशोक ने जो है मूल रूप से जो है अभिलेखों को तीन प्रकार का बनवाया था। पहला आपने पढ़ा शिलालेख, दूसरा आपने पढ़ा स्तंभ लेख, और तीसरा आपने गुहा लेख। ठीक है, तो ये जो तीन प्रकार के अभिलेख है, अशोक का काम यही था, ठीक है, कि धर्म के प्रचार के स्तर पर और सिद्धांतों को और प्रशासन को सबको शिलालेख में हम उकेर सके। ठीक है, यानी लिख सके। और लिखने के साथ ही साथ याद रखिएगा इसके जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या 14 है। ठीक है, यानी जो बृहद शिलालेख है उसके 14 की संख्या पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसमें सब में क्या लिखा है ये आपको याद रखना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस शिलालेख में इसके शासक बनने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सभी चीजें जो है ना अपने शिलालेख में लिख दिया है। और क्वेश्चन वाले जो है ना व्यापम वाले ये छोड़ते नहीं, याद रखिएगा कि शिलालेख से आपको जोड़कर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके शिलालेख की कहानी को थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, इसके शिलालेख को थोड़ा सा याद रखिए, किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा इसके 14 बृहद शिलालेख है। ठीक है, अच्छा बृहद शिलालेख का मतलब समझ रहे हैं? बड़ा शिलालेख कितना बड़ा, बहुत बड़ा।
पहाड़ को काट कर ये इंसान, सोचिए, उसमें पूरे लिखवा देता था। अब कहां से बच के जाएंगे आप? मतलब आपको रूल्स नहीं पता, कैसे बोल पाएंगे? पहाड़ को काट काट करके, ठीक है, बड़े बड़े जो माउंटेन थे, याद रखिएगा, हिल्स वाले जो एरिया थे, उसकी कटिंग करवाता था, शेप में लाता था और उसके बाद उसको लगा देता था। ठीक है, मतलब सोचिए क्या इंसान और कैसे शिलालेख को लाकर तैयार कर रहा है। ठीक है, 14 बड़े शिलालेख है, याद रखिएगा, जो पहाड़ों से कटिंग करके बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये पहाड़ से कटिंग करके बनाए हुए शिलालेख का मतलब समझिए कि कितने बड़े शिलालेख होते थे, मतलब इनकी शिलालेख की साइज क्या होती होगी। ठीक है, तो कमरे के बराबर जो है ना आपके शिलालेख होते थे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या रोड के किनारे स्टोन देखते हैं, है ना, जो माइल स्टोन होते हैं, तो वो छोटा सा जो है सरपंच अपना नाम लिखता है, उसमें बता देता है कि कितने किलोमीटर का रेंज है, किलोमीटर बता देता है। ठीक है, तो उससे कई गुना बड़ा जो है ना आपका शिलालेख तैयार होता था, जो आपके अलग अलग जगह पर। और इवन मैं आपको बताता हूँ, तीसरा जो इसका शिलालेख है ना, इसमें ना कुछ लोगों का चयन किया था इसने, रज्जुक बोलते थे, प्रदेशिक बोलते थे, ऐसे नाम याद रखिएगा। ये चयनित नियुक्ति व्यक्ति हुआ करते थे, रज्जुक नाम था इसका। ठीक है, अब ये करता क्या था, जैसे ही 5 साल होने वाला होता था, ठीक है, तो 5 साल होने के बाद जो है ना ये करता था, इसको आदेश मिलता था कि 5 साल के अंदर आपको फिर से एक बार राज्य का भ्रमण करना है और सबको धम्म के बारे में बताना है। ठीक है, अगर किसी को धम्म के बारे में नहीं पता तो आपकी प्रॉब्लम है वो फिर। ठीक है, हाँ वही बता रहा हूं मैं, कि जो प्रशासन का जो नियम है, ठीक है, या धर्म का जो प्रचार है, कि धर्म के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको 4-5 बातें बताई, पाप नहीं करना है, ठीक है, या पाप से बच के रहना है, ठीक है, जीव हत्या नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी सिद्धांत है, धर्म से जुड़े हुए जितने भी वक्तव्य हैं और जितने प्रणाली हैं, जितने भी नीति हैं, ठीक है, कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने का आधार क्या होना चाहिए, ठीक है, उस प्रकार के सभी चीजों को जो है शिलालेख में लिखवा दिया करता था। ठीक है, इवन इस ये पहला राजा है जिसने बताया होता था कि हमारे मंत्री का नाम क्या है, उसके साथ अगर कोई संपर्क रखना है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप समझते हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता। तो ये क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री से मिलना है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आपको नोटिस मिलेगा कि आप जाकर उसके ऑफिस में मिल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी है, यानी आप राजा से मिल सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, या जो घटना घट रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रणालियों में क्या होता है कि राजा और प्रजा जो है एक दूसरे के साथ एक घुल मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है अशोक की, जो बाद वाली, पहली वाली तो खौफनाक थी, याद रखिएगा, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो 1 लाख लोगों को मार दिया था इसने, 1.5 लाख लाख के लोगों को तो बंदी बना लिया था इसने। ठीक है, मतलब 2.5 लाख लोग जो है ना अंदर थे, याद रखिएगा, यानी 1 लाख लोग को मारा है और 1.5 लाख लोग का जो है बंदी बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जाके इसका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो ये जो घटना है, इससे पहले अशोक जो था साम्राज्यवादी विस्तार का था, यानी हर क्षेत्र को जीतना है, और जो कॉन्सेप्ट इसके बारे में था कि मुझे इस तरीके से इसको जीतना चाहिए और इस जगह पर ऐसा युद्ध करना चाहिए, वो सब करता था ये। उसके बाद जब हृदय परिवर्तन हुआ, इसने छोड़ दिया, छोड़ने के साथ ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदल दिया और यात्रा करना प्रारंभ किया। यात्रा करते करते जो है इसने धर्म को प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिलालेख बनवाए, प्रशासन के संबंध में शिलालेख बनवाए। ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, जैसे धर्म के प्रचार के लिए या धर्म के रखरखाव या कल्याणकारी योजना के लिए जो है एक महामात्य का नियुक्ति किया। ठीक है, जिसे धम्म महामात्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये धम्म महामात्य जो होता था, ये धर्म की कल्याणकारी योजना बनाता था कि धर्म में जैसे कहां पर आज कौन सा क्षेत्र है जो गरीब है ज्यादा, ठीक है, उस क्षेत्र में कैसे दानशीलता बढ़ाया जाए, इस प्रकार के कार्य करते थे। तो इस तरीके से जो है ना अशोक का ये जो पूरा टाइम है, ये पूरा का पूरा धर्म से संबंधित हो गया। और ये धर्म के नाम पर जो है दो चीजों पर, अशोक के जीवन में दो चीजें परिवर्तित होती है, एक पहले का अशोक और एक धम्म अशोक। ठीक है, तो धम्म अशोक के बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा शिलालेख के बारे में, मैं 14 शिलालेख के बारे में एक एक लाइन आपको बताऊंगा जिसमें उस पर लिखा गया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है, कि बृहद पहाड़ों को काट कर जो है शिलालेखों का निर्माण किया गया। ठीक है, और उसमें प्रशासन और धर्म से जुड़ी हुई जानकारी लिखी गई है। ठीक है, और ये 14 का 14 लिस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला जो है सबसे पहले देखिए उसने शिलालेख में, पहले शिलालेख में क्या लिखवाया था, तो जीव की हत्या निषेध, यानी किसी भी जीव की हत्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप ना बृहद शिलालेख पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, बड़े शिलालेखों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लघु शिलालेख भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बृहद शिलालेख जो है याद रखिएगा, इसके आधार पर पशु बलि की निंदा की और सामाजिक उत्सव में पशु बलि को निषेध कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक कार्यक्रमों में
होता था ना शादी में बकरा काट दिए, है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया, समझिए। सामाजिक कार्यक्रम यानी सोशल एक्टिविटी कुछ भी हो रहा है उसमें किसी प्रकार के पशु की बलि नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये कार्य है, मतलब आप सिद्धांत के तौर पर मत देखिएगा इसको, क्योंकि इससे पहले क्या आपने सिद्धांत पढ़ा कि पशु बलि या जीव हत्या नहीं किया जाएगा, वो सिद्धांत था। आप अगर छुपे छुपाए कर लेते तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्रशासन का नियम है। अगर कह दिया गया है कि अगर किसी प्रकार का सोशल एक्टिविटी हो रहा है या फिर सामाजिक कार्य हो रहा है तो आपको पशु बलि नहीं करना है, ये निषेध हो गया है, ठीक है। मतलब उस राज्य में कहीं भी पशु बलि नहीं होगा, ठीक है। ये पहला था, याद रखिएगा, जिसमें पशु बलि निषेध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और मैं छोटे लाइन पे डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके संबंध में जो है ना 13 लाइन पे लिखा गया है, ये 14-15 लाइन पे लिखा है। सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ आपको मैं कि पशु बलि जो है सामाजिक कार्यक्रमों में बंद कर दिया गया, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, मानव तथा पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है। मानव तथा पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, और इसके अलावा याद रखिएगा दक्षिण राज्य, जो कि अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं दक्षिण राज्यों के बारे में, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। चेर, चोल और पांडे। और एक क्षत्रिय पुत्र राज्यों का उल्लेख, ठीक है। ये चेर चोल पांडे को संभाल के रखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं संगम काल में, ठीक है। क्योंकि इसी के बाद एक टॉपिक है आपका, क्योंकि देखिए अभी तक जो पढ़ रहे हैं आप ना उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ना है आपको, उसे हम कहते हैं संगम काल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दूसरे शिलालेख में जो है ना उन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें चेर चोल पांडे और क्षत्रिय पुत्र के बारे में बताया गया। क्षत्रिय पुत्र एक राज्य का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर पर देखिएगा, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको तीसरे शिलालेख में क्या है, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, ठीक है। ये नाम अगर आपको याद नहीं होता तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उनकी नियुक्ति की है, जिसका नाम क्या है, रज्जुक है, प्रादेशिक है और युक्त है, ठीक है। प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म का प्रचार, ठीक है। इसके अलावा इनका काम है सेवा, दान। ये जो रज्जुक है, प्रादेशिक है, युक्त है, याद रखिएगा। ये जो 3 शब्द आपको दिख रहा है ये नाम है, ठीक है, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, ठीक है। और इनका काम है, इनकी नियुक्ति हुई थी, याद रखिएगा। इनका काम था कि हर 5वें वर्ष में क्या करना है, धर्म का प्रचार करना है, गली गली जाना है और धर्म के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका काम था रज्जुक का, प्रादेशिक का और युक्त का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा 3 चीजें और करनी है। माता पिता सेवा के बारे में बताना है, हर व्यक्ति को यह बताना है कि आपके माता पिता जो है ना उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। मित्र नातेदारी के संबंध में बात करना, और अंतिम रूप से याद रखिएगा ब्राह्मणों का, विशेष प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति जो है ना उदार भावना रखना, ठीक है। ब्राह्मण के प्रति उदार भावना, ठीक है, तीसरा शिलालेख में लिखा गया है, याद रखिएगा। चौथा शिलालेख देखिएगा, चौथा शिलालेख में क्या है, तो याद रखिएगा चौथा जो शिलालेख है धम्म घोष का उल्लेख, ठीक है। धम्म घोष का उल्लेख का मतलब है धर्म के प्रचार में घोषणा करना, ठीक है। तो चौथे में है, याद रखिएगा धम्म घोष का उल्लेख
या धर्म के गुणों का, या धर्म के जो गुण है, इस बौद्ध धर्म के जो गुण है उसका उल्लेख किया है इसने। ठीक है, चौथे में याद रखिएगा। पांचवें में याद रखिएगा, धम्म के लिए महामात्य की नियुक्ति। ठीक है, धर्म के लिए महामात्य की नियुक्ति, और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार के लिए समर्पित होना। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसमें समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। इसमें आपके पांचवें नंबर पे समाज का उल्लेख तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। वर्ण व्यवस्था तो आप समझ पा रहे हैं, जो कि 4 वर्ण व्यवस्था था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य थे, है ना। इसके अलावा देखिएगा छठवें में क्या है? ठीक है, तो छठवां जो शिलालेख याद रखिएगा, इसमें अशोक के द्वारा जनता की शिकायत का निवारण। ठीक है, अशोक के द्वारा जो है, इसे जन दर्शन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें एक लाइन लिखा गया है, याद रखिएगा, इसमें जैसे लोकहित से बढ़कर कोई कार्य नहीं। ठीक है, अशोक ने कहा है लोकहित से बढ़कर कोई कार्य नहीं। अशोक ये चाहता था कि मेरे द्वारा किया गया जितने भी पाप है, ठीक है, उसे अब मैं दूर कर सकूं, उससे ऋण मुक्त हो सकूं, और ये सभी बातें आपके छठवें शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सातवें शिलालेख जो है, सातवें शिलालेख में याद रखिएगा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, या जिसे कहा जाता है जियो और जीने दो। ठीक है, यानी सभी धर्म के लिए जो है ना उदार भावना रखना, किसी भी धर्म को कटाक्ष न करना, सभी धर्म को मानना, और मानते हुए जो है ना, नहीं, शासक जो है ना, याद रखिएगा, वो बौद्ध धर्म को मान रहा है, लेकिन वो बाकी धर्मों के लिए भी क्या है? सहिष्णु है, किसी धर्म के प्रति जो है उसे रोक टोक नहीं करता। ठीक है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो मंदिर में पूजा करने दे रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई कुछ अलग प्रकार के धर्म को मान रहा है तो बिल्कुल अलग बात से कर सकता है। ठीक है, तो धर्म के प्रति सहिष्णुता को दर्शाता है, याद रखिएगा, जिसमें क्योंकि इस समय ना आजीविक संप्रदाय भी बहुत ज्यादा फलते फूलते थे। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी प्रकार हिंदू धर्म भी था इस समय, आपका बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, सभी धर्म फैले थे, याद रखिएगा। तो सभी के प्रति जो है ना सहिष्णुता दिखाया था, और उसमें लिखा गया था सातवें शिलालेख में कि सभी धर्म के प्रति जो है समान भाव रखें, और सभी धर्म के जो मानने वाले व्यक्ति हैं उनका आदर करें। ठीक है, तो धर्म के प्रति विरोध न दर्शाना नहीं है। देखिए बाकी टाइम में क्या होगा, आपको धर्म के प्रति राजा जो मिलेंगे ना, वो पागल वाले मिलेंगे। ठीक है, बाकी जितने राजा मिलेंगे, अगर मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं चाहूंगा कि मेरी जनता भी उसी धर्म को माने। लेकिन इस समय जो है ना, धर्म के प्रति सहिष्णुता यह दर्शाता है कि राजा जिस धर्म को मानता है, यह आवश्यक नहीं जब प्रजा या भी जनता भी उसी धर्म को माने। ठीक है, इसी को कहते हैं धर्म सहिष्णुता। सहिष्णुता का शब्द होता है जिसके मतलब समान व्यवहार करना, सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करना। ठीक है, आठवां देखिएगा तो अभी आपने जस्ट लिखा, आठवें में क्या है बताइए जल्दी से। आठवें शिलालेख में क्या लिखा अभी आपने? हाँ, इसके धर्म यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी धर्म यात्रा किया, पहले इसने बोध गया गया, ठीक है, कुशीनगर गया, वो सभी की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, इसके आठवें शिलालेख से। ठीक है, और इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बोधि वृक्ष
बोधि वृक्ष का भ्रमण किया था इसमें इसने, ठीक है, बोधि वृक्ष का भ्रमण किया था, ठीक है। किसी को जानकारी है बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान मिला था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था? नहीं सुना मैंने, शायद मुझे लगता है मैंने क्लास में बताया होगा। राजा शशांक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। शशांक जो है ना, इसने कटवा दिया था बोधि वृक्ष को, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा समय है लेकिन याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा देखिएगा 9वें नंबर पर क्या है। धार्मिक समारोह की निंदा, ठीक है। धार्मिक समारोह की निंदा, तो धार्मिक समारोह की निंदा क्यों करता था? जबकि धर्म प्रति धर्म के प्रति तो उसकी सहिष्णुता थी, फिर ये धार्मिक समारोह पे निंदा क्यों करता था बताइए? ऐसा क्या हो सकता है कि धार्मिक समारोह की निंदा कर रहा है लेकिन धर्म के प्रति तो सहिष्णुता दर्शा रहा है? हाँ, ऐसी चीजें समझिएगा कि जो भी धार्मिक समारोह होते थे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए पहला, एक तो धार्मिक समारोह जिसमें बलि दे दी जाती थी, ठीक है, तो बलि से पहले तो रोकना है, ठीक है। दूसरा, इस प्रकार के खान पान नहीं करना है जिससे कि खाना वेस्ट हो, यानी भोजन खराब हो या भोजन जो है अत्यसोक्ति पे दिखाया जाए कि खाना जो है बन रहा है और हम अपने राग अलाप रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि बफे सिस्टम लगा दिया, ठीक है, आइए खाइए, ठीक है, घर भी लेकर जाइए, नहीं हो रहा तो उसको भी खिलाइए, ठीक है। तो ऐसी प्रकार की सिचुएशन पैदा कर देना कि जहां पर अन्न बर्बाद हो, ठीक है। तो जो धार्मिक समारोह होते थे उसमें अन्न काफी ज्यादा बर्बाद होता था, ठीक है। उस कारण से जो है यहाँ पर धार्मिक समारोह की निंदा की जाती थी। रोक टोक बहुत ज्यादा नहीं होता था लेकिन उसकी निंदा होती थी, याद रखिएगा। और ये इसके 9वें शिलालेख में लिखा गया है, याद रखिएगा, कि धार्मिक समारोह जो है ना, इसकी निंदा होती थी कि धार्मिक समारोह से जो है जो अन्न होते थे, भोजन होते थे, वो वेस्ट होते थे, ठीक है, खराब होते थे। और साथ ही साथ जो है इसी आधार पर आप देखिए धार्मिक समारोह होगा तो दो चीजें होंगी। पहला, धार्मिक समारोह में जो है अन्न खराब होगा, ठीक है, बच्चे का खराब होगा खाना, ठीक है। दूसरा, पशु बलि होगा। लास्ट में क्या होता है? मदिरा पान होता है। धार्मिक समारोह होगा, फिर लास्ट में मदिरा पान होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है समाज क्या हो जाएगा? खराब होने लगेगा। तो ये जो क्रम है, उस क्रम में जो है इसको निंदा की जाती थी कि ये धार्मिक समारोह से जो है बाद की स्थिति परिणाम जो है बहुत खराब निकलता था, ठीक है। इसलिए धार्मिक समारोह को जो है इसने निंदा किया था, याद रखिएगा, धार्मिक समारोह के प्रति, ठीक है। तो 3 से 4 चीजें जो है ना इसमें इसमें मना किया गया था, यानी कि धर्म से संबंधित। अब देखिएगा इसके अलावा जो है 9वें नंबर पर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर पर देखिएगा, 10वां शिलालेख, गौरव ख्याति की निंदा, ठीक है, गौरव ख्याति की निंदा, याद रखिएगा। तो गौरव ख्याति की निंदा कहने का मतलब है कि जब कोई राजा अपने गौरव या ख्याति का निंदा मतलब बखान करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? अहंकारी हो जाता है, ठीक है। उससे बचने के लिए जो है, याद रखिएगा, उसने कहा कि गौरव और ख्याति की निंदा करनी चाहिए, ठीक है, बल्कि राजा को दानशीलता होनी चाहिए। यानी शासक जो है, शासक के दान पर बल दिया गया, ठीक है। तो शासक के दान पर बल दिया गया कि शासक जो है धर्म की नीति की श्रेष्ठता पर ध्यान दे और हमेशा जो प्रजा है उसके चिंतनशीलता पर प्रयत्न करे, ठीक है, कि प्रजा कैसे जीवन जी रहा है, सही है नहीं है, इसके लिए चिंता करें, ठीक है। अब 11वें नंबर पर देखिएगा, धर्म नीति पर बल, ठीक है, धर्म से संबंधित जो नीति है उस पर बल दिया गया 11वें पे, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पशु की हत्या निषेध है,
बड़ों का आदर करना इत्यादि उल्लेख इसमें किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 12वां। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें स्त्री तथा स्त्री तथा बड़ों के आदर का संभाव। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें एक बात और कही गई थी जो है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म धर्म संभाव। ठीक है, सर्वधर्म संभाव का मतलब सभी धर्म के लिए समान भाव। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 13 नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तो याद रखिएगा, इसको एमपी रखिएगा 13 नंबर का। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन इसे मिलता है, याद रखिएगा, इस शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध की जानकारी कैसे मिलती है, 13वें शिलालेख में मिलती है, याद रखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या मिलता है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, इसे बोलते हैं आट्विक राज्य। आट्विक राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, आट्विक राज्य, और 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख। 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख, ये 3 उल्लेख याद रखिएगा। और अंतिम आता है आपका 14 नंबर शिलालेख का। ठीक है, तो 14 नंबर शिलालेख में याद रखिएगा इसमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रजा से धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रजा को प्रेरित किया। ये 14 शिलालेख याद रखिएगा। इन 14 शिलालेख में 3 याद रखिएगा, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आप याद रखेंगे, ठीक है, 8वें नंबर का भूलिएगा मत, आईएमपी रखिएगा 8वां नंबर, क्योंकि उसके यात्रा के संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा 8वां नंबर। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा 3रा नंबर का। ठीक है, 3रा नंबर मत भूलिएगा, 3रा, 8वां और 13वां, ये किसी भी हालत में नहीं भूलना है आपको, जो कि 3रा, 8वां और 13वां है। ठीक है, तीसरे में क्या है, तो याद रखिएगा राजकीय अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, जिसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति की जाती है और इनका कार्य है। ठीक है, 8वें में क्या है, धर्म के प्रति यात्रा। ठीक है, धर्म की यात्रा, और उसके बाद 13वें में याद रखिए कलिंग युद्ध है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा लघु शिलालेख की बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लघु शिलालेख बस याद रखिए, कुछ फैक्ट मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन शिलालेखों को लघु शिलालेख इसलिए कहते हैं, इसकी आकृति के कारण नहीं कहते, याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बृहद शिलालेख में इनको शामिल नहीं किया गया, याद रखिएगा, तो इसे हम लघु शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। लघु शिलालेख की संख्या कितनी है, 14, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी संख्या भी 14 है। ठीक है, तो लघु शिलालेख क्या है, याद रखिएगा, तो जिन शिलालेखों को बृहद शिलालेखों में शामिल नहीं किया गया उसे हम लघु शिलालेख कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो याद रखिएगा इसके बेसिक्स फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इनकी संख्या याद रखिएगा, इनके बारे में क्या मिलता है या किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा सबसे पहला अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इनमें अशोक के व्यक्तिगत, पर्सनल, ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है इन लघु शिलालेख में। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। दूसरा याद रखिएगा इनमें
मस्की, गुज्जर, और एक नाम और याद रखिएगा, नेटियन। ठीक है, मस्की, गुज्जर और नेटियन, ये सभी क्या है, अभिलेख है, याद रखिएगा। ठीक है, इन सब में अशोक के नाम का उल्लेख है, अशोक के नाम का उल्लेख। ठीक है, अच्छा, ये 14 क्षेत्र तो आप याद रखना चाहेंगे कहाँ से मिला है, ये 14 जो लघु शिलालेख है वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर नाम याद रख लीजिएगा कि कहाँ से, किस राज्य से कितने मिले हैं। ठीक है, 14 है, बहुत आसान सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपके दो जो शिलालेख हैं वो आपके मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, मैं 14 का काउंट कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, तो पहला मिला है आपका रूपनगर। रूपनगर किस राज्य, किस क्षेत्र को कहते हैं? दूसरा है दतिया। रूपनगर का मतलब जबलपुर, याद रखिएगा। ठीक है, रूपनगर जबलपुर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है आपका दतिया, जहां पर नाम है। ठीक है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, जिसको कहते हैं गुजरा। ये अभिलेख का नाम याद रखिएगा, जिले का नाम है दतिया। ठीक है, तो दतिया अभिलेख बोलेंगे या गुजरा अभिलेख बोलेंगे तो आपका एमपी वाला जबलपुर। ठीक है, तो इसको रूपनगर या रूपनाथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, जबलपुर का नाम है, तो ये दोनों एमपी वाले हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरा है आपका भब्रू। भब्रू शिलालेख ये आपका जयपुर वाला है, राजस्थान वाला, विराटनगर, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान में है आपका भब्रू, अहरोरा। ठीक है, इसके बाद है चौथा नंबर अहरोरा, ये आपका यूपी में है, मिर्जापुर वाला, यूपी। ठीक है, यूपी मिर्जापुर, याद रखिएगा। छठवें नंबर पर आता है आपका सहसाराम। सहसा राम अभिलेख, सहसा राम अभिलेख। ठीक है, सभी का क्षेत्र थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जैसे ये राजस्थान का हो गया आपका, ये आपका यूपी, अरोरा, मिर्जापुर। ठीक है, अब ये सहसाराम है, याद रखिएगा। और सहसाराम जो क्षेत्र है आपका बिहार का, शाहाबाद जो क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार, बिहार। ठीक है, इसके बाद सातवें नंबर पर याद रखिएगा अमर कॉलोनी। ठीक है, सिक्स्थ है अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी। ठीक है, और ये है आपका दिल्ली। ठीक है, एनसीआर वाला क्षेत्र है आपका। इसके बाद है आपका सातवां नंबर एरागुडी, एरागुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, एरागुड़ी। ठीक है, कर्नूल वाला जिला, याद रखिएगा। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लघु शिलालेख कहाँ मिले हैं, तो कर्नाटक को आंख बंद करके आंसर कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। सर्वाधिक लघु शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कर्नाटक में कहाँ, तो याद रखिएगा रायचूर क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा रायचूर में। ठीक है, तो वो नाम याद रख लीजिएगा, मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, देखिएगा। इसको लाइन से कर्नाटक बस टिक करते जाइएगा। कौन से नंबर पे आ चुके हैं हम लोग? 8वें नंबर पर। ठीक है, 7 हो चुका है। 8वें नंबर पर याद रखिएगा पालकी गुडू, पालकी गुंडू। 9वां नंबर पर है आपका गांधी मठ। 10वें नंबर पर याद रखिएगा कर्नाटक वाले हैं, सभी कर्नाटक, अब टोटल कर्नाटक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप पर्टिकुलर एरिया बोलेंगे तो रायचूर क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा 2 क्षेत्र और आएंगे, याद रखिएगा, इसमें क्षेत्र अलग हो जाता है, लेकिन राज्य की बात करें कर्नाटक में रहेगा सब। ठीक है, गांधी मठ। ठीक है, गांधी मठ। ठीक है, उसके बाद है आपका मस्की, ये आईएमपी है, याद रखिएगा, इसको पहले ही इंपॉर्टेंट रखिएगा। मस्की, गुजरा। ठीक है, ये 2 को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मस्की और गुजरा का नाम। ठीक है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, मस्की के बाद आता है आपका सिद्धपुर। 12वें नंबर पर है आपका ब्रह्मगिरी। 13 नंबर पर आता है आपका जटिंग।
रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर। और 14 नंबर पे आता है आपका राजू लमंडगिरी, राजुल मंडगिरी, ठीक है, राजुल मंडगिरी। ये बल्लारी कर्नाटक का क्षेत्र है, याद रखिएगा। जटिंग रामेश्वर जो है आपका चित्रदुर्ग में है, ठीक है। ये 3 आपका चित्रदुर्ग कर्नाटक, ये आप 3 रायचूर, और ये चित्रदुर्ग, और ये बल्लारी, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद रखना, बस कर्नाटक याद कर लीजिएगा कि कर्नाटक में है ये, ठीक है। ये 14 लघु शिलालेख याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा स्तंभ लेख के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। एक याद रखिएगा आपका गुजरा दतिया, ये एमपी में है ना, ठीक है, एमपी, ये भी एमपी में है आपका, याद रखिएगा। तो ये गुजरा मत भूलिएगा। दूसरा मस्की मत भूलिएगा कर्नाटक का, ठीक है, गुजरा और मस्की मत भूलिएगा आपका, एक कर्नाटक में और एक एमपी में। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि ये जो है किसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं, ठीक है। तो इसी में अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी जगह पर अलग अलग नाम मिलता है, याद रखिएगा। कभी अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है, कभी प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है, तो अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन अशोक का नाम अशोक जो है मस्की और गुजरा अभिलेख में मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब स्तंभ लेख को देखिएगा, स्तंभ के बारे में, ठीक है। स्तंभ लेख देखिएगा, स्तंभ लेख जो है तो ये भी क्या होते थे, स्टोन से बनते थे, याद रखिएगा, ठीक है। पोल, तो याद रखिएगा स्टोन से बने हुए जो पोल होते थे, ठीक है, उसको स्तंभ लेख कहा गया है, ठीक है। यानी पाषाण से बने हुए स्तंभ, उनको स्तंभ लेख कहा गया है, ठीक है। तो ये भी पत्थरों से बने होते थे, ठीक है। और इसे जो है याद रखिएगा, इसका शीर्ष भाग जो होता था चमकदार और पॉलिश वाला होता था, यानी कि काफी अच्छा सुंदर बनाया जाता था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बिजली वाले पोल होते हैं, बस उसकी चौड़ाई बढ़ा दीजिए, ठीक है, और उसकी हाइट थोड़ी कम कर दीजिए। इस प्रकार के पोल जो है इनका निर्माण होता था अशोक के समय में, और इसका कार्य मुख्य तौर पर क्या किए, किस चीज के लिए, आकृति बनाने के लिए, या फिर किसी प्रकार के राइटिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसे स्तंभ लेख कहा जाता है। अब इसके लिए देखिएगा इसमें क्या मुख्य तौर पर किया जाता था, तो याद रखिएगा मुख्य कार्य धर्म का प्रचार, इसमें मुख्य कार्य होता था धर्म का प्रचार, याद रखिएगा। इसकी संख्या याद रखिएगा, ठीक है। अब स्तंभ लेख में भी क्या होता था, बृहद स्तंभ लेख होता था, 7 की संख्या में इसकी होती थी संख्या, याद रखिएगा, जिसकी संख्या 7 होती थी, ठीक है। ठीक है, तो इनकी संख्या याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि लेकिन ये जो 7 की संख्या में है, इसमें मिलते केवल 6 ही हैं, मतलब 7वां कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिसमें से प्राप्त लिख लीजिएगा 6, ठीक है। और वही अगर हम लोग लघु शिलालेख की बात, लघु स्तंभ लेख की बात करें, तो इसकी संख्या आपकी 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी स्तंभ में एक स्तंभ लेख है, आपको बता दूं, जिसे आप कहते हैं सारनाथ का स्तंभ, ठीक है, जो हमारे भारत के लिए क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ, वो भी इसी में से एक स्तंभ है, याद रखिएगा। तो कई बार जो है ना इसके स्तंभ की जानकारी पढ़नी होती है, तो याद रखिएगा इसका जो निचला भाग होता है, ठीक है, इसका जो निचला भाग होता है चौड़ा होता है। किसी भी स्तंभ का जो, ये जो अशोक के द्वारा बनाया गया जो स्तंभ है, याद रखिएगा, निचला भाग चौड़ा होगा, ठीक है। बीच का भाग कैसा होगा, फिर ऊपर का भाग जो है थोड़ा सा शीर्ष लिया हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई आकृति ऊपर की तरफ मिलेगा ऐसा, और ये जो है पॉलिशदार होता था, यानी ऊपरी भाग जो है शीर्ष में नुकीला जैसे आकृति होगी, और नीचे का भाग जो है गोलाकार भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है, ठीक है, पतला भी हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के होते थे, याद रखिएगा। इसलिए जो है ना आपको सिर्फ एक स्तंभ पढ़ना है, जो कि आपका सारनाथ का स्तंभ है, याद रखिएगा, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। उसका नाम ही है अशोक स्तंभ, ठीक है। तो अशोक स्तंभ नाम क्यों है ये तो आप समझ गए होंगे। अशोक के द्वारा बनाया गया जो स्तंभ लेख है, याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया है सारनाथ का अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। पहले तो इनका नाम याद कर लीजिए, ये कौन कौन से स्तंभ है, इनके बारे में, ये एक्चुअल में कहां कहां पर है, ठीक है। तो देखिएगा पहला जो अशोक स्तंभ है, देखिएगा, ठीक है,
नाम केवल बता रहा हूं, नाम सुनिएगा, ठीक है। पहला है आपका, टोटल हमारे पास 6 अवेलेबल है, याद रखिएगा, यानी कि वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 6 स्तंभ है, याद रखिएगा। जिसमें से पहला है आपका मेरठ स्तंभ, दूसरा है आपका टोपरा स्तंभ, ठीक है, मेरठ टोपरा, ठीक है। और इसके अलावा जो है तीसरा है आपका प्रयाग स्तंभ, और चौथा है आपका लौरिया स्तंभ, लौरिया स्तंभ, ठीक है। तो लौरिया स्तंभ जो है, याद रखिएगा, आपका चंपारण बिहार वाले क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लौरिया अरेराज स्तंभ, अरे राज स्तंभ, ठीक है, लोरिया अरेराज स्तंभ, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका चंपारण बिहार में स्थित है, दोनों आपके बिहार में है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका रामपुरवा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, ठीक है। तो मेरठ स्तंभ याद रखिएगा, आपका जो पहले ना ये मेरठ में था, फिर उसके बाद जो है फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली ले गया, तो याद रखिएगा कौन सा स्तंभ है जिसे फिरोज तुगलक ने दिल्ली ले गया था, याद रखिएगा वो मेरठ स्तंभ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि मेरठ स्तंभ जो है इसे दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन है, तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक ने मेरठ स्तंभ को दिल्ली ट्रांसफर करा दिया था, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा दूसरा है आपका टोपरा स्तंभ, तो ये हरियाणा में है टोपरा स्तंभ, ठीक है, हरियाणा क्षेत्र में। और बाद में फिर से ये कहाँ पहुंच गया, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली की शान फिर से बनाइए, याद है कौन लेके गया था, फिरोज तुगलक, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा प्रयाग स्तंभ, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो प्रयाग स्तंभ है ये कहां पर है, आपका प्रयागराज वाले क्षेत्र में। लेकिन अकबर ने क्या किया था इसे, तो इसे भी उठाकर जो है अकबर ने, याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा इलाहाबाद किले में लाया गया था, ठीक है। यानी कि ये पहले जो है ना प्रयाग क्षेत्र में नहीं था, पहले कोसमपुर क्षेत्र में था, कोसमपुर क्षेत्र में, ठीक है। फिर वो उठाकर क्या कर दिया, प्रयागराज लेकर गया, इलाहाबाद लेकर गया। और इसमें क्या लिख दिया आपको बता रहा हूं, तो ये जो प्रयाग स्तंभ है ना, इसमें भिक्षुओं के बारे में चेतावनी लिखी गई है, ठीक है, भिक्षुओं के बारे में चेतावनी, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते थे, अपने घर के बाहर कुत्ते से सावधान लिखते थे ना, ये कुछ इस प्रकार से कुछ उल्टे सीधे चीजें लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। तो भिक्षुओं के बारे में गलत बातें लिख दी गई हैं, याद रखिएगा, आपके प्रयाग स्तंभ में, ठीक है। तो ये भिक्षुओं के बारे में चेतावनी जो लिखी गई है कि भिक्षु बनने के बाद या भिक्षु से क्या दिक्कतें होती हैं, वो सब कुछ इसमें लिखा गया, याद रखिएगा। तो ये स्तंभ है आपका प्रयाग स्तंभ, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। और उसके बाद याद रखिएगा आपका नेक्स्ट है आपका लौरिया स्तंभ, ठीक है, ये चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसके शीर्ष पर कमल बना हुआ है, कमल की आकृति, लौरिया स्तंभ, ठीक है, कमल का आकार है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना मयूर, राजहंस जैसे जो चिड़िया है या पक्षी हैं उनके चित्र बनाए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका लौरिया अरेराज जो है ये भी चंपारण बिहार में ही, याद रखिएगा, केवल इतने ही याद रखिएगा आप, ठीक है। और रामपुरा याद रखिएगा, ये भी जो है ना आपका कहां पर है, तो याद रखिएगा ये भी आपके बिहार में है। और इस पे ऊपर की तरफ जो है शेर की आकृति बनी हुई है, रामपुरवा स्तंभ, ठीक है, शेर की मूर्ति बनी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर वो सारनाथ स्तंभ कहाँ गया इसमें, तो याद रखिएगा बृहद स्तंभों में सारनाथ का नंबर नहीं है, ठीक है, वो छोटे लघु स्तंभों में सारनाथ का नंबर आता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा छोटे स्तंभ की बात करते हैं, ठीक है। ये सभी बृहद स्तंभ याद रखिएगा, लघु स्तंभ, ठीक है। लघु स्तंभ में याद रखिएगा कि सबसे पहला जो स्तंभ है, ठीक है, जो कि रूमनदेई में है, ठीक है, रूमनदेई स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मत भूलिएगा, आईएमपी है बहुत ज्यादा, ठीक है। भारत के बाहर कोई स्तंभ है, याद रखिएगा, रूमनदेई स्तंभ है, ये कहां पर है, नेपाल में, ठीक है। उसके अलावा जो है एक और स्तंभ नेपाल में है, याद रखिएगा, निगलीवा स्तंभ, ठीक है। तो रूमनदेई सबसे ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा कहां पर है,
आपके नेपाल में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सांची का स्तंभ, एमपी में रायसेन क्षेत्र, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है आपका सारनाथ स्तंभ, सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी, ठीक है। और कौसाम्बी स्तंभ, कौसाम्बी स्तंभ, ठीक है। कौसाम्बी स्तंभ याद रखिएगा। निगलीवा, निगलीवा, ठीक है। निगलीवा स्तंभ जो है याद रखिएगा, अशोक जब अपना यात्रा कर रहा था, ठीक है, तो अपनी यात्रा के दौरान जो है ना, इसने कनक मुनि को जो है, ठीक है, स्तूप परिवर्धन कराया था। यानी जब नेपाल यात्रा कर रहा था तो उसी समय जो है याद रखिएगा, एक कनक मुनि जो है ना, एक मुनि थे याद रखिएगा, इनको स्तूप के संबंध में जानकारी दी थी इसने, ठीक है। तो निगलीवा स्तंभ के बारे में बताया गया उसमें, याद रखिएगा। यानी निगलीवा स्तंभ में उसकी यात्रा के संबंध में जानकारी मिलती है, किसके, अशोक की, ठीक है, नेपाल यात्रा, ठीक है। और बाकी फिर आप जैसे कि रुमनदेही की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है याद रखिएगा, अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, तो रुमनदेही स्तंभ जो है सबसे छोटा स्तंभ है इसमें, ठीक है। सभी में सबसे छोटा स्तंभ आपका रुमनदेही स्तंभ है। और इसमें जानकारी क्या मिलती है, याद रखिएगा, तो इसमें जो है नेपाल की यात्रा की जानकारी और नेपाल को कर मुक्त करने का जानकारी मिलता है, कि नेपाल जो है कर मुक्त कर दिया गया था, ठीक है, यानी टैक्स फ्री, याद रखिएगा। और ये सभी स्तंभों में सबसे छोटा स्तंभ है, याद रखिएगा, रुमनदेही, ठीक है। और उसी प्रकार अगर सांची के स्तंभ की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है, संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था इसी सांची स्तंभ में। संघ भेद क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में 2 यान बट गए थे, हीनयान, महायान, ठीक है, संघ भेद हो गया था। संघ भेद समझ पा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट होना, कि 2 जो संघ था उस संघ में उनका जो मंतव्य था या भेदभाव था वो प्रकट हो चुका था, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया था आपका सांची स्तंभ में, ठीक है। सांची स्तंभ में संघ भेद को रोकने का आदेश दिया गया था, कि किसी प्रकार के संघ में टूट नहीं पड़ने चाहिए या फिर कोई अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संघ भेद को रोकने का आदेश सांची स्तंभ, ठीक है। और सारनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सारनाथ जो है यह भी एक प्रकार के आदेश था, याद रखिएगा। सारनाथ स्तंभ को भी एक प्रकार का आदेश के तरीके से ही प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। लेकिन कौसाम्बी स्तंभ बहुत ज्यादा रुचिकर है, याद रखिएगा। तो अशोक की जो रानी थी, याद रखिएगा, कारुवाकी, ठीक है, नाम था अशोक की रानी का कारुवाकी, ठीक है। तो जो एक रानी थी, याद रखिए, कारुवाकी, इसके दानशीलता होने का जानकारी मिलता है। इसे रानी का स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, किसको, कौसाम्बी को, रानी का स्तंभ, ठीक है, इसका नाम है रानी का स्तंभ, ठीक है। तो हम कल के टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल का प्रशासन वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे नॉलेज होते हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। अगर हर एक चीज़ों को अगर जोड़कर चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके पूरे इतिहास को, मैंने बताया कि इतिहास को ऐसा पढ़ लीजिए, ऐसा नोट्स सेटलमेंट कीजिए कि जब भी आप इसको पढ़ें तो आपका एक बार इतिहास पूरा रिफ्रेश हो जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा समय लग रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार के बाद दोबारा पढ़िएगा। ये एक दिन में अशोक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये यकीन दिला सकता हूं मैं कि एक बार इतिहास को पढ़ने के बाद जो है ना, जब उसको दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तो ये बहुत फास्ट कवर होता है। यानी जितना समय पढ़ने पढ़ाने में लग रहा है उतना नहीं लगता, बल्कि अपने सेल्फ स्टडी का लेवल बढ़ जाता है और हम बहुत कम समय में इतिहास को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सभी जगह जो है ना, सभी जगह से फैक्ट्स बनकर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपका रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं आप, ठीक है, एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो इस लेवल पर जाना पड़ेगा आपको। व्यापम में भले ही यहाँ तक नहीं पहुंचा जाता, लेकिन व्यापम के अलावा अगर आप सेंट्रल लेवल पर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, याद रखिएगा, तो फिर इस लेवल तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अभी आपको जानकारी होगा कि रेलवे का पोस्ट आया हुआ है ना, आरआरबी, तो ये जरूर भर लीजिएगा, और ताकि देखिएगा कि इतिहास से क्वेश्चन कितने आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप संतुष्ट हो जाएंगे इस प्रकार की पढ़ाई से, ताकि आपको इतने प्रकार के लेवल से क्वेश्चन बन सके आपसे, ठीक है। और अगर पेपर नहीं बन रहा तो फिर वो गलती आपकी होगी, क्योंकि आप पढ़ाई पर कहीं अगर लॉस करेंगे तो फिर इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। इसका प्रशासन बचा हुआ है, और एक फैक्ट अभी और बचा हुआ है, इसका टॉपिक एक और बचा हुआ है, जिसमें मैं आपको स्तंभ के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका अशोक स्तंभ, यानी कि सारनाथ का अशोक स्तंभ है। उसके बारे में आपको ये जानना पड़ेगा वो बना कैसे है, उसमें कितने शेर हैं, ठीक है, इवन जो शेर हैं, सिंह हैं, वो कितने हैं, सभी का आधार क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, और उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो है 3 से 4 बातें हम पढ़ने वाले हैं, और आपका प्रशासन पढ़ने वाले हैं, ठीक है।